नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद है डॉक्टर एस भारत जी। यूपी में गैंगस्टर्स पर आज चर्चा हमारी होगी और साथ ही हमारे जो है मानवाधिकार सहायता संघ के दिल्ली अध्यक्ष सुनील शर्मा जी भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। हमारे साथ में पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ के अखिल भारतीय पुलिस सहायता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशुमान सिंह गुड्डू जी भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान सिंह आपका। जी, तो अब तो आपकी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। यूपी में गैंगस्टर्स का सफाया हो रहा है। बधाई की पात्र है पुलिस। जो गोली चलाएगा जी वो जी बचने नहीं पाएगा। जी अंशुमान जी। जी जी, सही कह रहे हैं आप। पुलिस व्यवस्था ठीक ठाक है, ठीक करने वाला चाहिए। मेन चीज तो ये है। जी हमारे यहाँ योगी जी हैं, बहुत सख्त हैं। इससे जी पहले भी सीएम रहे हैं, वो सख्त नहीं थे। वो तो माफियाओं और गुंडों को पालने वाले लोग थे। लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं है। जी। भारत जी, आप कैसे देखते हैं जी आज के दौर नमस्कार। में जब एक गैंगस्टर जी गैंगस्टर रात में सोता है, सुबह पता चले कि बहुत ही जो है उसका बेदर्दी से मार दिया जाता है। हालांकि दर्द बहुत सारे लोगों को दिख रहा है, लेकिन ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ में संदीप कौशिक जी इस वक्त जो है जुड़ चुके हैं, अविरल मलिक जी जो है जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अंशुमान सिंह जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, पूरा पैनल है इस वक्त। और यूपी में जो गैंगस्टर्स हैं उनका जो है गेम ओवर होता जा रहा है। एक के बाद में एक व्यक्ति का जो है लगातार जो है सफाया हो रहा है, क्योंकि अब उनको डर है कि हमारा जो है कल को अगर हम गलत करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। जी भारत साहब। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये देखिए, ये जो कोई नया सिलसिला नहीं है। हमारे कुछ देश के अंदर जो नए नए सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, ये उनके लिए नया है, परंतु ये नया नहीं है एनकाउंटर होना। इसमें पिछले 6 साल में करीब 9,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं पिछले 6 साल में। अगर हम यही रिकॉर्ड और पीछे निकालेंगे तो और ज्यादा हमें मतलब जो है अच्छी तादाद में जनसंख्या मिल सकती है एनकाउंटर होने वालों की। तो ये कोई नया नहीं है, परंतु जो गलत है, चाहे वो दुजाना हो, चाहे वो कोई भी हो। और इस चीज को लेकर के मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को, जो गलत को रोकती नहीं है, ठोकती है। और यही चीज अगर पहले, सदियों पहले, यानी कि सालों पहले चले जाइए पीछे, 10 साल पीछे चले जाइए, 15 साल, 20 साल पीछे चले जाइए, अगर जो माफिया, गुंडे लोग, गुंडे टाइप के गैंगस्टर जो होते हैं, इन सब लोगों को अगर कोई भी पार्टी संरक्षण नहीं देती तो आज ये पोसे पनपे नहीं जाते। इनका पनपने का कारण कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि मान के चलिए कि अभी कोई व्यक्ति किसी भी तरह से ऊपर आना है, उसको किसी भी तरह से ऊपर बढ़ना है उसे, तो वो जब तक किसी राजनीतिक पावर का सहयोग नहीं होगा उसके ऊपर, तब तक वो नहीं बढ़ सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार जो तरीके से कार्य कर रही है, उसमें बहुत अच्छी चीज है कि जो हमारे आम जनमानसों को बहुत बड़ी सुविधाओं से लैस कर रही है, और उनको जो है एक आश्वासन मिल रहा है कि हम एक स्वच्छ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो अभी से सालों पहले बहुत बहुत बदनाम था, कि वहां पे कुख्यात माफिया, गैंगस्टर टाइप के लोग दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं। ये वो यूपी नहीं रहा अब। ये यूपी जो है, ये अब नया यूपी है। यहाँ पर कोई समझौता नहीं गैंगस्टर और माफियाओं के साथ, सीधा उनके साथ में कार्रवाई। और ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें होना भी चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, परंतु जो सही है उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। इसमें पिछले जी 10 साल के अंदर काफी सारे एनकाउंटर हुए हैं, और वो एनकाउंटर जो हुए हैं उनमें से मैं मानता हूं 99% सही हुए हैं। जिसमें कि पिछली सरकारों को ऐसा करना चाहिए था, या पिछली लोगों को जो सत्ता में रह चुके हैं उनको ऐसा करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस चीज में हमें निकल के आना पड़ेगा कि जो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उनके बिना ये जितने भी गैंगस्टर और जितने भी ये गुंडे हैं, ये नहीं पनपे जा सकते। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट होता है। तो जो कुछ हो रहा है आज के समय में,
वो ऐसा ही अगर वर्तमान चलता रहे आगे तक, भविष्य तक, तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, देश के अंदर से माफिया और गैंगस्टर नाम का शब्द ही खत्म हो जाए। जी, हमारे साथ में संदीप कौशिक जी जुड़े हैं और जो भाजपा के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है संदीप साहब आपका। जो गैंगस्टर्स हैं, इनका गेम ओवर हो रहा है लगातार, और अभी भी इनमें खौफ नहीं है। जो पुलिस का जितना होना चाहिए वो खौफ नहीं है। एक के बाद जो एक करके जो ये सिमटते जा रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद भी गोली चलाने में नहीं हिचकते हैं। तिहाड़ जैसी जेल में भी जो है कत्ल करने से नहीं हिचकते हैं। क्या कहेंगे, डर क्यों नहीं इनमें बैठ रहा है? जी जी केशव जी, आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पिछली सरकारों में हमारी बहन बेटियों को निकलना भी दुश्वार होता था कि शाम को 6 बजे के बाद वही शासन प्रशासन के लोग और उनका वहां के आसपास के लोग ये कहा करते थे कि आप भैया 6 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, आप जो है बाहर मत निकलिए, आप जो है लंबी यात्राओं पे मत जाइए। और आज वही उत्तर प्रदेश है, अगर रात को 12 बजे भी, रात को 1 बजे भी कोई भी हमारी बहन बेटी या कोई भी आम जन अगर आज उत्तर प्रदेश में गुजरता है तो वह इस आश्वासन के साथ गुजरता है कि मैं योगी जी के संरक्षण में, उनकी जो सरकार जो चल रही है, जो हमारी जो सरकार है, उसमें वह उतना आश्वस्त है कि उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने वहां पे भय मुक्त और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर काम किया है। कोई भी माफिया है, आज माफियाओं के ऊपर जितनी बड़ी कार्रवाई योगी जी की सरकार कर रही है, जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार वहां पर जिस प्रकार से कार्य कर रही है, आज वहां का आम जनमानस पूर्ण रूप से निश्चिंत है और वह देख रहा है कि किस प्रकार से परिस्थितियां बदल रही है। आज वही भूमाफिया, आज जो लोग आम जन को जो डराकर धमकाकर जो लोगों की जमीनें हड़प लिया करते थे, आज वह खुद जाकर पुलिस प्रशासन के पास जो है सरेंडर करते जा रहे हैं। या आप सब देख रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है, प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है, वो किस प्रकार से हो रही है। बिल्कुल हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर काम किया और आगे भी करेंगे। जी, जो ये गैंगस्टर था, जो ये माफिया था, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये अनिल दुजाना पर 64 मुकदमे थे इसके ऊपर, और पुलिस को लगातार इसकी तलाश भी थी। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, वसूली के मामले सबसे अधिक थे इसके ऊपर। और जिन मामलों में ये वांछित था, कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और गैंगस्टर नरेश भाटी का भी करीबी जो है बताया जा रहा था। इसका नाम जो है वो अनिल नागर था, लेकिन दुजाना का रहने वाला था, इसलिए इसका नाम जो है वो अनिल दुजाना पड़ा। एनकाउंटर में जो ढेर हुआ है अनिल दुजाना ने एसटीएफ पर 12 राउंड फायरिंग की है। सबसे पहले उनको कहा गया सरेंडर होने के लिए, लेकिन अनिल दुजाना की तरफ से जो है गोलीबारी की गई और दुजाना की जेब से 12 कारतूस मिले। जी, जो कार उसकी थी उसके अंदर भी 50-60 जो है कारतूस मिले। 9mm समेत 2 पिस्टल तमंचा भी बरामद हुए हैं। और साथ ही पुलिस ने 18 जगह पर गोलियों के निशान भी लगाए हैं। और अगर सूत्रों की माने तो दुजाना की जेब से 12 कारतूस मिले हैं और पुलिस की जेब से भी 50 से 60 जो है कारतूस मिले। जवाब में एसटीएफ ने फिर 7 राउंड फायरिंग की और इसको ढेर कर दिया। अविरल मलिक जी, जो कार्यवाही हुई है उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को आप क्या जो है कहेंगे, क्योंकि सरकार तो आपकी लगातार जो है ये कर ही रही है और फ्री हैंड पुलिस को कर रखा है। जो गोली चलाएगा वो बचने नहीं पाएगा। पुलिस पर गोली चलाने का क्या खामियाजा होता है वो आपको देखना पड़ेगा। देखना है तो उत्तर प्रदेश से आप सीख लीजिए। जी बिल्कुल, पुलिस पर गोली चलाने का खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना होगा इन अपराधियों को। और कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं पनप सकता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी ये निर्देश है कि कोई भी अपराधी, गुंडा, माफिया किसी को भी पनपने नहीं देना है, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा हो। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं गैंगस्टर्स के खिलाफ जो एक प्रकार से मुहिम उत्तर प्रदेश पुलिस की और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और उत्तर प्रदेश पुलिस उसमें धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए अनेकों अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से गैंगस्टर्स का खात्मा हो रहा है,
तो उसको आप कह सकते हैं कि ये नागरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। ये नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और सब लोग, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वासी सुरक्षित रहे, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ जी को इसीलिए लोगों ने वोट दी है कि सभी लोग जो भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं वे सभी सुरक्षित रहें, और उसी के को पूरा करने के लिए जो हमारे द्वारा घोषणाएं की गई थी चुनाव से पूर्व, उसी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि उनके द्वारा अनेकों उत्तम कार्य किए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए, और महिला सुरक्षा के भी अनेकों कार्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से संदीप कौशिक जी बता रहे थे सुरक्षा के बारे में, तो आज के समय में रात के 2 बजे भी कोई भी फ्रीली मूव कर सकता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी को कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश को भय मुक्त वातावरण देने का कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, और जिस प्रकार से योगी जी कार्य कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। अनेकों दूसरे राज्य के लोग ये चाहते हैं कि योगी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, बिहार के लोग हों। तो वो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि योगी जी की लोकप्रियता अपने कार्यों के चलते है। लोग उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की है, और इसीलिए योगी जी को बार बार उत्तर प्रदेश की जनता वोट देती है। और आज के समय उत्तर प्रदेश में एक भी जगह कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी जितने भी गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, हर एक की सेवा कर रही है। और जिस प्रकार से योगी जी के द्वारा कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, आप उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं गिनवा सकते जो कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में उत्तर प्रदेश में घटित हुआ हो। एक भी कोई बड़ी घटना ऐसी घटित उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है जिससे कि लोगों के जान माल का नुकसान हुआ हो। जी डॉक्टर भारत जी, जो देश के अंदर जो चल रहा है, क्या लग रहा है कि अभी भी लोग सुरक्षित हैं इस सरकार में? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर अगर कोई एक गैंगस्टर या कोई माफिया मारा जाता है ना, तो वो सुर्खियों में आ जाता है, बहुत बड़ी सुर्खियों में। अब ये अनिल दुजाना भी सुर्खियों में आ गया होगा अब तक बहुत सारी जगह पर, यूपी में बहुत जगह पर आ गया होगा। परंतु इसके साथ साथ हमें एक चीज और सोचनी चाहिए कि हमारे देश के जो फौजी हैं वो कितने मारे जाते हैं। इसका आंकड़ा बहुत कम लोगों को मालूम है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वो सबको पता होना चाहिए। अभी पिछले 2014 से और 2019 तक करीब 2300 घटनाएं हुई हैं भारतीय सीमा को लेकर के, या भारत के अंदर मान लीजिए 2300 घटनाएं हुई हैं। उसमें 995 आतंकी मारे हैं हमारे फौजियों ने, 995 आतंकी मारे हैं, और 419 जवान शहीद हुए हैं। 419 जवान शहीद हुए हैं हमारे देश के उनको मारने के लिए। तो जब फौजी मारा जाता है ना, तो मात्र 2 या 1 दिन उनके लिए विलाप किया जाता है। और अब ये इस तरीके के जो ये घटिया लोग मारे जाते हैं ना, तो हम लोग उसको सुर्खियों में ले आते हैं, उसको बड़ा बना देते हैं। उसको बड़ा नहीं बनाना चाहिए। उसका बोलते हैं ना, बुराई का अंत बुराई ही बुरे तरीके से ही होता है, अच्छाई का अंत अच्छे तरीके से होता है। तो उसी तरह से इतना बड़ा बनाने के बावजूद, बड़ा बनाने का जो उद्देश्य है वो इसलिए कि अपराधी डरे और जनता में जो है जो विश्वास है वो फिर से कायम हो। सरकार के प्रति जो है जो एक गलतफहमी जो होती है, जो भ्रम एक होता है हमारा जो है पुलिस के प्रति, तो वो दूर हो सके और हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है ये संदेश जाता है। उसे बड़ा बनाने का उद्देश्य तो नहीं होता है, लेकिन अधिक से अधिक लोग और डरेंगे कि अगर यहाँ कार्रवाई हुई है तो उत्तर प्रदेश जैसी कार्रवाई हमारे भी यहाँ हो सकती है और हमारे यहाँ भी, ये उम्मीद जो है लोग। ये चीज सभी राज्यों को करनी चाहिए, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए देश के अंदर। ये यूपी ही नहीं, बिहार, आपका राजस्थान, आपका दिल्ली, हरियाणा, सब जगह करना चाहिए। जहां पर देखिए, जहां लोग होंगे वहां पर सही होंगे और गलत भी, दोनों तरीके के लोग आपको मिलेंगे हर जगह पर। परंतु उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा मतलब जो है कुख्यात बन जाते हैं, माफिया बन जाते हैं, और ये शासन की वजह से बनते हैं, यानी कि नेता मंत्रियों के संरक्षण में बनते हैं, ये तैयार होते हैं। और जैसे ही सत्ता पलट जाती है, जैसे ही सरकार चेंज हो जाती है, फिर उनको ठोक दिया जाता है। तो ये एक योगी सरकार का ही नहीं काम है, ये सभी सरकारों को करना चाहिए। जहां जहां बीजेपी हो वहां पर भी, और जहां बीजेपी ना हो वहां पर भी, सबको करना चाहिए।
ये नीति सभी को अपनानी चाहिए। जी, लेकिन जैसे दिल्ली सरकार से, पंजाब सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये करना चाहिए। ये गलती है, ये वो खुद आने वाले समय में भुगतेंगे इस चीज को। अगर वो नहीं करते हैं ना, बोलते हैं ना आसमान में थूकेंगे तो अपने ऊपर पहले गिरना है, किसी दूसरे पे नहीं गिरेगा। तो जो ये सरकारें जो कुछ करेंगी, जो माफियाओं को पनपा रही हैं अपने अपने संरक्षण में, तो आने वाला समय उनके लिए भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे। जो बीज बोता है वही काटता है। अगर आप फूल बोएंगे तो फूल काटेंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे पाएंगे। जी, जो हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, अगर वो इस डिबेट पर अपने सवाल भेजना चाहें, सवाल करना चाहें इस एनकाउंटर से संबंधित भी, सरकार से और पुलिस से, तो अपने सवाल लिख करके हमें भेजें। हम स्क्रीन पर उनके नाम के साथ, उनकी फोटो के साथ, उनकी तस्वीर के साथ उनके सवाल भी हम दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने पैनलिस्टों से भी वो सवाल पूछें और जो आप पूछना चाह रहे हैं। हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, जो भाजपा नेता है, सांसद प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द्विवेदी साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद महोदय जी जी। तो जो अभी उत्तर प्रदेश में जब हम एनकाउंटर की बातचीत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनकाउंटर बाबा, सबसे पहले बुलडोजर बाबा की छवि बनी, और अब लगातार जो है वो योगी जी की एक एनकाउंटर बाबा की जो छवि जो बनती जा रही है, उसको लेकर के क्या आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में? जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, सवाल हमसे सर? हाँ जी, बिल्कुल आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेते ही जो है उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम भय को मिटाएंगे। जो जनता में पूर्व समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडा माफिया और ऐसे अपराधीकरण किए जाते थे, अपराधियों को जो है टिकट दे करके जो है उनको चुनाव लड़ाया जाता था, अपराधियों के मंसूबे को बढ़ाया जाता था, तो ये बड़ी विकट समस्या थी उत्तर प्रदेश में। और इससे निजात पाने के लिए लोगों ने एक चयनित किया दिमाग में कि अब भारतीय जनता पार्टी को ही चुन करके जो है हम भय भूख भ्रष्टाचार से निजात पा सकते हैं। तो इसको लेकर के जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी चुने गए और शपथ लिए, तो उन्होंने भय को मिटाने के लिए संकल्प लिया। फिर आह्वान किया कि जो भी उत्तर प्रदेश में हमारे अपराधीकरण करने में लोग लगे हुए हैं, या तो वो सीमा के बाहर चले जाएं, या तो फिर जो है वो सुख शांति से जो है समाज के हर परिवार को जीने दें। लेकिन जो भी अपराधी, उनका एक मंसूबा था कि हम जो है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इतने हिसाब से गुंडाई कर चुके हैं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बसपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो पूज्य बाबा जी आए हैं ये क्या कर लेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प जो था, उस संकल्प के साथ में भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आज उन अपराधियों को पकड़ करके जेल खाने में डाला जा रहा है। और यदि वह अपराधी, उनको पकड़ने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पूज्य योगी जी की सरकार के द्वारा जो एसटीएफ लगाए गए हैं या प्रशासन लगाए गए हैं, यदि उनके ऊपर कोई जो है पकड़ने का अपराधी जाते हैं, अपराधी के द्वारा जो है गोलियों की बौछार की जाती है, तो उसके जवाब में जो है हमारे जो एसटीएफ के जवान हैं, निश्चित है वो भी जो है गोलियां चलाना प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करेंगे तो निश्चित है घटना घटित होगी। तो इसमें अपराधी को एक डर पैदा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो भय को मिटाना होगा, और योगी जी के सरकार में भ्रष्टाचार हो, भय हो, ये नहीं चलेगा। केवल शासन सुशासन अच्छा रहेगा कि समाज के हर परिवार के प्रति प्रेम सच्चा हो। इसीलिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है दोबारा आए हैं, और फिर पुनः योगी जी के ही नेतृत्व में आने वाले 2024 में हमारे मोदी जी को फिर कमल फूल खिलेगा। जी, देखिए आपसे सहमत हूँ, कौशिक साहब, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर जो लाने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ मुद्दों पर तो विपक्ष को भी एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए और उसको कॉपी कर लेना चाहिए?
डर किस बात का है? देखिए, कुछ अच्छी चीजें अगर सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में, जब लोग नाम वहां जब खुश है, तो मुझे लगता है अन्य राज्यों के भी तो मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं। जी, आज जो है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता काफी खुश है कि जो भय से पीड़ित थी वो भय से मुक्त हो रही है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता काफी खुश है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के विपक्ष के लोग हों या बहुजन समाज पार्टी के हों या कांग्रेस के लोग, जो भी विपक्ष के परिवार हो, वो कभी नहीं चाहते थे कि दंगा मुक्त जो है उत्तर प्रदेश बने। वो तो चाहते थे कि जब दंगा मुक्त हो प्रदेश बन जाएगा तो हमको कौन पूछेगा, हमको कौन चुनेगा, हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम किसी सदन में बैठने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए ये कहावत ये पहले भी जारी थी कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा है सपा का गुंडा। ये कहानी आज चर्चात हो रही है, क्योंकि अपराधियों को टिकट दे करके उनके मंसूबे को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ही द्वारा जो है पनपाया गया। और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में जो है जितने भी माफिया थे वो पनप रहे थे। हम संदीप तो जी से जवाब ले लेते हैं, फिर हम आप तक आते हैं। जी जी, द्विवेदी साहब, संदीप जी, थैंक उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति है, उसको क्या कॉपी नहीं किया जा सकता है? अन्य राज्यों में भी तो गुंडे बदमाश माफिया हैं और वहां के भी लोग त्रस्त हैं। कुछ मुद्दों पर तो जो है सरकार को एकजुट जो है और जाना चाहिए, मुझे लगता है पूरे देश की, तभी तो गंदगी जो है साफ हो पाएगी। जी जी, संदीप साहब, आवाज पहुंच रही मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास तक, आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच पा रही है। जी, आप दोबारा आप जुड़ने का प्रयास। योगी जिस प्रकार से जो कार्य हाँ जी, बिल्कुल आपकी आ रही है। जी, आप जी, ये देखिए, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अभी पिछली जी, भारत जी, जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, क्या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी तो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं? और मुझे लगता है कि और जो वहां के नागरिक हैं, जो अन्य राज्यों के, जो ये मांग करते हैं कि हमें योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, आखिर क्यों चाहिए? जो काम अच्छे कर रहे हैं, अगर वही अन्य मुख्यमंत्री उनको फॉलो करने लगे तो मुझे लगता है कि आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर राज्य में तो योगी जी नहीं जा सकते हैं, ना हर राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, देखिए, छोटी सी बात है कि आज की जो आम जनता है ना, उसको क्या चाहिए हमसे? उसको हमसे चाहिए, सरकार से चाहिए संरक्षण, रोजगार और महंगाई स्तर कम होना। ये आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है। संरक्षण सबसे बड़ी समस्या है। जिस राज्य में या जिस स्थान पर लोगों को जान माल का खतरा हो या उनके परिवार को खतरा हो, यहाँ पर माफियागिरी चल रही हो, गुंडागर्दी चल रही हो ढंग से, तो उस जगह से चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी जाति धर्म का हो, वो वहां से पलायन कर जाता है या मारा जाता है या पीस दिया जाता है वो बीच में सबके। तो देखिए, हमारे देश के अंदर जो सही चीज है वो सबको सीखनी चाहिए। बोलते ना, हम छोटे से बच्चे से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अच्छाई सीख सकते हैं। हम बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ जानकारी है। व्यक्ति जीवन भर जब तक जीता है, जब तक सीखता है। तो इसीलिए जो है ना, अगर योगी जी ठीक कर रहे हैं तो बाहर के जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी यूपी से बाहर के, उन सबको जो है सीखना चाहिए, समझना चाहिए, सही चीजों को लेना चाहिए अपने अंदर, गलत चीजों को निकालना चाहिए। अभी पंजाब में देख लीजिए, अभी दिल्ली में जो है पहलवानों का जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गई और वहां पर जाकर के उन्होंने आजादी के नारे लगाए कि इससे आजादी चाहिए, उससे आजादी चाहिए, इनसे चाहिए, उनसे चाहिए। ताजा खबर है अभी फिलहाल की, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी ताजा खबर है। वहां पे पत्रकारों को घेर लिया और उनके समक्ष जो है इससे आजादी चाहिए, उससे आजादी चाहिए, इस तरीके आजादी के नारे लगे। ठीक है, तो ये सब जो लोग होते हैं, ये एकदम घटिया टाइप के लोग होते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है और सिर्फ वो जो है मतलब आग में तेल डालने का काम करते हैं और बढ़ाने का काम करते हैं। वहां पर पहलवान अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग उसके बीच में आकर के वहां पर उनको भड़का रहे हैं, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये चीजें बहुत गलत हैं। और जो व्यक्ति सही है उसके साथ में गलत लोग मिलके उसको गलत बना देते हैं।
तो इसीलिए जो है सभी राज्यों में, बाहर देख लीजिए पंजाब में क्या हाल है, वह खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ये देश किसी के लिए प्यारा नहीं है, ये देश अपनी जातिवाद के लिए बढ़ जाए। एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी जाति को मजबूत करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म को मजबूत करता है। पर एक व्यक्ति कौन है वो, जो ऐसा व्यक्ति जो देश को मजबूत करने की बात करेगा। जाति धर्म मजहब से उठ करके एक है सबसे बड़ा, और वो है हमारा देश। उसके लिए आपने कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कैंडल नहीं देखा होगा होते हुए। किसी पुलिस वाले के लिए, किसी भी फौजी के लिए किसी ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अभी हमारे जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं, जो हमारे भाई बोल रहे हैं इस समय डिबेट में जुड़े हैं कि बहुत अच्छा कर रही है पुलिस, तो उनके लिए संरक्षण भी तो देना जरूरी है, उस हिसाब से उनके लिए सुविधाएं देना जरूरी है। हमारे पुलिस भाई, मेरी नजर में करीब 85 ऐसे पुलिस प्रशासन के लोग हैं जिनके साथ में घुला मिला हूं, बैठता उठता हूं उनके साथ। उनका पेंशन खत्म, उनका जो है पर्सनल जो उनको मिलने वाला था नौकरी खत्म होने के बाद वो भी खत्म, और बचा कुचा सैलरी में से भी उनका काट लिया जाता है। तो ये सब चीजें हमारे फौजी और पुलिस के लिए, ये सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। भाई वाहवाही किसके वजह से लूट रहे हैं हम? कोई योगी जी तो नहीं जा रहे मारने। पुलिस प्रशासन, पुलिस का जो एक छोटा सा जवान है वो अपनी जान जोखिम में डाल करके वो उसको ठोक रहा है वहीं की वहीं। तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें सोचना चाहिए उस पुलिस प्रशासन के परिवार के लिए, उस पुलिस प्रशासन के लिए जो दिन रात हमारे लिए खड़ा हुआ है। हम रात को सो रहे हैं अपने घर में सही तरीके से सुरक्षा के साथ, तो बाहर पुलिस प्रशासन का किसी माँ का बेटा हमारे द्वारा किया जा रहा है। एक माँ का, पूरी बात सुनिए, उस माँ का बेटा, एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई, एक पत्नी का पति, वो रात को चौराहे पे खड़ा है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जबकि जिनका जो ये नेता लोग हैं, इनका तो जो पेंशन जब तक मरेंगे नहीं, इनके दादा परदादा से लेकर के इनके ऊपर जितने भी लोग हैं, जो इनके बच्चे, जो होने वाले बच्चे हैं, वो इनका पेंशन खाएंगे। और पुलिस प्रशासन और फौजी गया भाड़ में। ये चीज गलत है। जहां पर नेताओं की पेंशन खत्म करनी चाहिए और पुलिस प्रशासन और शासन की, ये पुलिस प्रशासन और फौजियों की ये पेंशन बढ़ानी चाहिए, सुरक्षा बढ़ानी चाहिए उनके परिवार की। ये सब हमारी सरकार को करना चाहिए, सत्ता में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। इसी चीज को लेकर के लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे अखिल भारतीय पुलिस सहयोग जो संगठन चला रहे हैं, और मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर अंशुमान जी से क्या क्या मांगे हैं आपकी पुलिस को लेकर के। आप आज जो है हमारे साथ में जो है भाजपा के नेता अविरल मलिक जी भी मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कमल निर्मल जी आप अपना वीडियो ऑन करें। जी, हमारे साथ में मनोज जी भी जुड़ चुके हैं रक्षक फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है मनोज साहब आपका। धन्यवाद केशव जी। सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जी, उत्तर प्रदेश में लगातार जो है एनकाउंटर जारी है, एनकाउंटर जो है हो रहे हैं, इनको लेकर के आप कैसे अपने शब्दों में देखते हैं? सबसे पहले आपसे मैं जान लेता हूं, और फिर जो है अंशुमान जी से पहुंचते हैं, और फिर अविरल जी से जो है इसका जवाब भी ले लेते हैं। जी, सरकार और पुलिस अच्छा काम कर रही है या नहीं वर्तमान में? तीसरी मांग है जी मनोज साहब। जी जी, एक्चुअल में क्या, गैंगस्टर चाहे किसी भी धर्म का हो, जात का हो, गैंगस्टर गैंगस्टर होता है। इसको जो अभी अतीक अहमद या जो असद अहमद वगैरह के बारे में जो भी इनके एनकाउंटर हुए थे, बहुत से लोगों ने बड़ा बवाल मचाया था कि मुस्लिम है इसलिए ये कर दिया, एक विशेष धर्म विशेष के लोगों के साथ ये कर दिया। जबकि सामाजिक लोगों को क्या चाहिए, जो समाज में है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो गैंगस्टर हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है या सिख धर्म से, कोई भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। नुकसान वो सभी का पहुंचाता है। वो नुकसान पहुंचाते वक्त किसी को नहीं देखता है कि कौन किस धर्म का है। तो ये धर्म का चश्मा लोगों को हटा देना चाहिए, किस जात वाले को मारा है, किस धर्म वाले का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन जो गलत करेगा उनके लिए यही रास्ता है, क्योंकि न्यायपालिका को देखते हुए, संविधान को देखते हुए तो सभी बेखौफ घूमते ही हैं। कोई नेता बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं, लेकिन उनकी आपराधिक प्रवृत्ति ऐसे ही चलती रहती है। मैं योगी जी का जो ये एक तरीका है, मतलब योगी जी का ही है, जब सरकार जो पुलिस को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, तो सिंपल सी चीज है, जो अपराधी है या तो सुधर जाओ, अन्यथा उनका इलाज जरूरी है। और इलाज फिर कोई भी हो सकता है जो बेहतर लगे, जिस इलाज से समाज में सौहार्द बना रहे, लोगों की रक्षा हो और जो लोगों के लिए बेहतर हो, वो इलाज जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे फिर वो गैंगस्टर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
लेकिन जैसे कुछ अभी कुछ दिन पहले जब असद को ले लें या फिर अतीक, इनको सबको ले लें, ये भी गैंगस्टर ही थे, और इनको शहीद बताने लगे, जो है बोले कि हमारे धर्म का है, तो शहीद जैसी संज्ञा क्या देना उचित है माफियाओं के आगे, नाम के आगे? उसे कैसे आप देखते हैं? देखो इसके वो लिए तो कोई नहीं धार्मिक, उतरा जी। वो देखिए वो धार्मिक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। हर कोई अपने धर्म वाले का बचाव करता है, अपने धर्म के पक्ष में बोलता है, ये कहाँ एक करता है ह्यूमन हर धर्म नेचर है। वाला? हर धर्म वाला करता तो अनिल दुजाना के लिए भी ऐसा होता? कोई हिंदू उतरा है क्या? उसको बोला कि नहीं नहीं, ये शहीद नहीं का दर्जा उतरे, दे दो, ये हिंदू ना लेकिन मारा। वो उसमें क्या होता है ना, आपने एक चीज आज तक देखी होगी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुलझे हुए हैं, बहुत लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। एक इस धर्म को लेके हालांकि एक हवा बना रखा है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। जब मुस्लिमों के ऊपर बात आती है, यहाँ पे मैं स्पेशली ऐसा नहीं कुछ कह रहा कि हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन हम एक चीज अगर देखते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, तो उसमें क्या है, जब भी कहीं पे भी मुस्लिम धर्म के बारे में कोई बात आती है तो वहां पर लोगों का विचार एक अलग ही तरीके से बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, जबकि वो गलत है। अब अगर जो गैंगस्टर है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, उन्होंने कोई अच्छा नहीं, काम तो लेकिन किया उनके नहीं धर्म है। के लोग, अगर कुछ लोग उनका धर्म अगर गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इतना तो पढ़े लिखे हैं ना वो, कि खुद को अपने आप विरोध करना शुरू कर दें। अगर कोई बोल रहा है कि ये शहीद है, तो 4 संगठन ऐसे भी आ जाने चाहिए उसके विरोध में कि आप देखिए, आप सबसे पहले तो आप इस धर्म से बाहर हो जाइए, फिर आप हीरो उसको बनाइए जा करके। आप जो है ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से जो है इस्लाम की और मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। तो ऐसा भी तो बयान आना चाहिए ना, ये भी तो उम्मीद होती है देश के अंदर। ये फिर ऐसा उनको भी तो बयान अपना आता बचाव है, करना है ना, ऐसा बयान आता ऐसे है, बोलने वालों को अपना परंतु बचाव भी उसको तो जो है करना है ना। मीडिया उठाती नहीं है, उसको मीडिया और ये उठाती मुद्दे, नहीं है, उन ये बयानों को मुद्दे मीडिया कहीं पे उठाती उठते भी है नहीं जो है। उनके लिए हाईलाइट बने, ये भी बात है। बिल्कुल, ये मुद्दे उठते भी नहीं है, कोई इन मुद्दों के ऊपर बात हाँ, करता ही नहीं है। कहीं मैं पर ऐसा आपको कुछ बहुत होता सारे भी ऐसे नहीं है उदाहरण दे कि सकता ऐसा हूँ कुछ किया कि इन जाए, सब बोला चीजों का जाए, तो उन्होंने ये विरोध सब कुछ किया, नहीं हो रहा। परंतु जो है उसको मीडिया नहीं उठाती है, और उनको उठाती है जो नहीं, ज्वलंत मीडिया मुद्दे होते हैं, उठाने उनको का उठा लेते प्रश्न हैं। वो नहीं है डॉक्टर भारत जी। बात ये आती है, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मुसलमान भी मान लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बयान वही जब देते हैं कि ये वाली चीज गलत है, तो इस वाली चीज में अपने आप, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी अगर वही बयान दें आकर के कि अगर ऐसा कोई शहीद मान रहा है और मैं नहीं मानता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि मीडिया में क्यों नहीं उठाया जाएगा? हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन अगर छोटे छोटे चेहरे उठाएंगे तो मैं मान सकता हूं एक पल के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो अपने आप को बड़ा चेहरा बता रहे हैं उस धर्म का, जैसे किसी बात पर अगर योगी जी या फिर मोदी जी अगर उसका जो है खंडन ना करें, तो आकर के और फिर अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा दिखाएं, तो लोग कहेंगे कि नहीं, इनको बोलना चाहिए था ऐसे विषय पर। तो ऐसे विषय पर जहां पर ओवैसी जब जब अपने आप को मुसलमानों का बड़ा लीडर मानते हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि मुस्लिमों का चेहरा और छवि साफ करने की। वहां पर अखिलेश यादव जी बयान दें या फिर राहुल गांधी जी बयान दें, उनके बयान का कोई उतना महत्व नहीं है। वो मुसलमानों के हित की तो बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी छवि जो है वो साफ करने की बात अगर कोई कर सकता है, तो ओवैसी जी जैसे बड़े चेहरे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनको किसने मना किया है? जी देखिए हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से कहा करते हैं केशव जी। ऐसे लोग मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसे लोगों का उदाहरण दे सकता हूं मैं कि हमारे, अब ये मत सोचिए कि ये मुसलमानों के अंदर ही होता है, ये हिंदुओं में भी होता है, ये ईसाइयों में भी होता है। भाई हमें धर्म और जाति से ऊपर कब उठेंगे हम? अगर मान के चलिए कोई मामला अगर यहाँ पर कोई चाहे ना, कोई भी अगर चाहे तो इसके संरक्षण में बोल दीजिए, दुजाना के संरक्षण में बोल देगा कोई भी, है ना। तो इसी तरह से हर धर्म के अंदर लोग होते हैं, लोगों को भड़काने वाले। बताइए आतंकवादी किस धर्म से होते हैं? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और सुनिए, कोई आतंकवादी का धर्म नहीं होता, और ना ही कोई धर्म आतंकवादी बनाता है, कोई धर्म आतंकवादी नहीं बनाता है किसी में भी। देख लीजिए जाते हैं क्या मलिक साहब, कोई धर्म, मलिक साहब पहले सुनिए एक मिनट, आप सुनिए, अरे भाई मेरी सुनिए तो सही, एकदम गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनिए तो सही। कोई धर्म किसी को ये इजाजत नहीं देता कि आप आतंकवादी बनिए। व्यक्ति अपने मत से आतंकवादी बनता है। ऐसा कौन सा धर्म है जो जिहादी बनाता है, उसका नाम बताइए। मैं आज आपसे पूरी, कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो जिहादी कहाँ बनते हैं? जिहाद कहाँ पर बनते हैं ना,
वो दो मुंह के लोग होते हैं ना, जो जिनका दो मुंह होते हैं, वो पीछे कुछ है सामने कुछ है, वो लोग जिहादी बनाते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं होता है। वो धर्म को मानते जरूर है पर उनका कोई धर्म नहीं होता है। मुझे मालूम नहीं है कहाँ से आप इस्लाम को पढ़ करके आए हो, कहाँ से आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन मैं एक कॉमन सी बात पूछ रहा हूँ, आतंकवादी कहाँ के होते हैं, किस धर्म के होते हैं, मुझे ये बता दीजिए। बता तो रहा हूँ भैया, किसी धर्म का आतंकवादी नहीं होता। अभी अनिल दुजाना किस धर्म का था? अनिल दुजाना किस धर्म का था? लेकिन अगर आप किसी धर्म में अगर आतंकवादी लिखते हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे अब मलिक साहब आपसे पूछ लेता हूँ, ये दुजाना किस धर्म से है? एक बार बताइए किस धर्म से है? दुजाना किस धर्म से है? दुजाना किस धर्म से है? दुजाना किस धर्म से है? ये बताइए एक बार बताइए तो सही। अरे मलिक साहब दुजाना किस धर्म से है? एक बार बताइए, एक बार बताइए ना, दुजाना किस धर्म से है? एक बार बताइए तो सही। अरे अनिल दुजाना किस धर्म का है? ये बताइए तो सही एक बार। एक बार ये बताइए दुजाना किस धर्म से है? एक बार बताइए दुजाना किस धर्म से मुझे करती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब आतंकवादी की आप तुलना कर रहे हो अनिल दुजाना से, तो अरे भैया अच्छा आतंकवादी किसे कहते हैं? नहीं, आतंकवादी से कम तो नहीं था ना। अविरल मलिक की आतंकवादी को बोलना पड़ेगा। अनिल दुजाना आतंकवादी से कम था क्या? इस देश में वो आतंकी को मचा रहा था। हत्या, लूट, डकैती, फिरौती सारा कुछ करने वाले आतंकवादी की क्या डेफिनेशन है आप बताइए जी। उसे उसको माफिया बताया गया और हिस्ट्री सीटर बताया गया, जो मैं कानूनी बात है वो बता माफिया और आतंकवादी में क्या अंतर है? मुझे आप बता दीजिए ना, माफिया और आतंकवादी में क्या अंतर है? बता दीजिए आप मुझे। ये मैं बता देता हूँ, जो बम फोड़ता है आतंकवादी वो है जो जनता के बीच में भय फैलाना चाहता है। माफिया भी बम फोड़ते हैं, कोई नया नहीं है। माफिया भी बम फोड़ते हैं। देखिए आप जबरदस्ती मेरे ऊपर बात तो वो नहीं चलेगा। चाहूंगा मैं तो ये चाहता हूँ आप सुनाए, मैं तो सुनना चाहता हूँ जी। मलिक साहब एक बात बताइए, तो क्या अनिल दुजानिया जो अभी अनिल दुजाना जो मारा गया है, क्या आप उसको ठीक मानते हैं समाज के लिए? अरे वो माफिया था, बदमाश था, गुंडा था, वो मारा गया। डेफिनेशन बताना आतंकवादी की क्या? आतंकवादी क्या करता है और एक माफिया क्या करता है? मलिक साहब सुने नहीं तो अभी आप कह रहे हो, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए तो सही मलिक साहब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। अरे भैया एक मिनट सुनोगे ना? एक मिनट सुनिए तो सही। मनोज जी, भारत जी कुछ कह रहे हैं, भारत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ एक मिनट के लिए हम भारत जी का सवाल सुन लेते हैं। सुनिए तो सही भाई मेरे, अरे सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए तो सही। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने बोला कि धर्म होता है, आतंकवादी का धर्म होता है, तो अनिल दुजाना का धर्म कौन सा है ये बताइए आप। किस धर्म से है अनिल दुजाना ये बताइए आप। इस प्रकार की डिबेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, ये बता दीजिए। अरे भैया आपका फायदा नहीं है, डिबेट का फायदा नहीं है। जी नहीं, डिबेट का आप फायदा मुझे गिनवा रहे हैं, इसमें भाजपा का फायदा नहीं है या फिर चैनल का फायदा नहीं है या लोगों का फायदा नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, भाजपा का फायदा नहीं है ना? मौका नहीं दिया गया, ये बीच में बोल रहे हैं, मुझे कम से कम बोलने दिया जाए, अपनी बात को स्पष्ट करने दिया जाए। जबरदस्ती बिल्कुल बोलने दिया जाएगा, लेकिन आप कम से कम बात तो नहीं रखें। मैंने आपसे एक सवाल पूछा बहुत ही शांति से, क्योंकि लोग सुन रहे हैं और लोग लगातार जो है कमेंट भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार उनकी कमेंट भी दिखाई जा रही है। अभी एम के मित्तल जी लिख रहे हैं, देखिए क्या उन्होंने लिखा है, आप सीधे स्क्रीन पर आप देखिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और उन्होंने साफ लिखा है। जो दर्शक हैं वो बोल रहे हैं। दूसरी चीज, आप आतंकवादी में और माफी का अंतर बता दीजिए। जब आप कहते हैं कि बम फेंक, नहीं सुन लीजिए ना, फिर पूरी बात आप सुनेंगे नहीं, फिर कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया जाता। पूरा पहले सुन तो लो। नहीं, पूरा बात सुन लो आप। गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंके, आप कहते हैं बम फेंकने वाला आतंकवादी, ठीक है। गुड्डू मुस्लिम को आतंकवादी घोषित कर दिया आपकी कोर्ट ने, बम फेंके है ना उसने, बमबाज है, साफ साफ दिखाया जा रहा है। तो आप आतंकवादी क्या काम करता है और एक माफिया क्या काम करता है, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हम भी सुनना चाहते हैं, इत्मीनान से सुनेंगे। 5 मिनट है आपके पास, पूरा आप बता दो, सुन लेते हैं आतंकवादी और माफिया में क्या क्या काम होते हैं। देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो ये संसद पे हमला हुआ था, तो ये डकैती डालने गए थे क्या संसद में?
या फिर जो आतंकवादी हमले होते हैं, जैसे अनेकों आतंकवादी हमले हुए, जैसे कसाब है तो कसाब डकैत था या आतंकवादी था? अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार की अगर अशिक्षित प्रदर्शित करने का खुद को प्रयास किया जाता है कुछ पैनलिस्टों के द्वारा, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, आंख बंद कर लेने से कोई घटना बंद नहीं हो जाती। जो घटना घटित हो रही है, और ये जो मलिक साहब आपका ही सवाल का जवाब दे रहा था, मैं तो इनके बच्चे जवाब दे रहा था। जो सैनिक, सुनिए, जो सैनिक सरहद पर मरते हैं आतंकवादी हमलों में, उनसे पूछिए जाकर, वो डकैत मारता है, चोर मारता है, आतंकवादी मारता है, उनके परिवारों से पूछिए, उनके परिवारों का दर्द आपको क्या मालूम? मलिक साहब सबसे पूछते हैं, हम सबसे पूछते आप हैं, कहते हैं, नहीं, सुनिए, सुन लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे समय दिया है बोलने का, तो आपको सुनना पड़ेगा। और जहां तक बात है ये आतंकवादी वाले प्रश्न की, तो आतंकवादी में डकैत में इनमें फर्क जरूर होता है। वो आतंकवाद किस उद्देश्य से फैला रहा है, वो जिहाद कर रहा है तो वो आतंकवादी है, और किस उद्देश्य से वो भय फैलाना चाहता है या अपने धर्म की ओर लोगों को आकर्षित करना चाहता है, या दूसरों को डराना चाहता है, जबरन अपने धर्म में शामिल कराना चाहता है, या दूसरे जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, जितने हिंदू हैं, उनके खिलाफ उसके दिमाग में जहर और नफरत भरी है, उसके कारण वो आतंकवाद फैला रहा है। और अतीक अहमद और एक आतंकवादी में क्या फर्क है, मैं आपको समझा देता हूं। अतीक अहमद पैसे के लिए दूसरों के ऊपर हमला करता था, लोगों को मारता था, पीटता था, डकैती करता था, लूट खसोट करता था, इस प्रकार का व्यापार, अपना उद्योग इस प्रकार का चलाता था। वो पैसे कमाने के लिए चलाता था, और एक प्रकार से उसने वो प्रदर्शित नहीं होने दिया कि वह आतंकवादी नहीं है, क्योंकि सपा की सरकार थी। यदि सपा की सरकार ना होती तो ये स्पष्ट हो जाता कि वह आतंकवादी है, और लोग जानते हैं कि वो एक आतंकवादी ही था। और इस बात को भी आप कान खोलकर सुन लीजिए, जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद को बनाने की बात की गई थी, इस ओर मैं आपका इशारा भी देख रहा हूं, जो दिग्विजय सिंह के द्वारा करने का कार्य किया गया था, तो हिंदू आतंकवाद का क्या हश्र हुआ था वो दिग्विजय सिंह से पूछ लो। भोपाल की लोकसभा सीट पर किस प्रकार से उनको हार का सामना करना पड़ा था, और वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के खिलाफ जिस प्रकार से मनगढ़ंत आरोप उन्होंने लगाए थे। सुशील कुमार शिंदे कहा करते थे हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, और ये लोग कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, नहीं होता धर्म, कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आतंकवाद को फैलाया जाए, लेकिन किन लोगों के द्वारा फैलाया जाता है, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि वे लोग कौन हैं जो ज्यादा मात्रा में बहुसंख्यक आबादी जिनकी आतंकवाद को फैलाने का काम कर रही है, टेररिज्म को फैलाने का काम कर रही है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि जिनके द्वारा पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं वे किस धर्म के होते हैं, उनका क्या नाम होता है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आइडेंटिटी के संबंध में जानना चाहता हूं। आप कहते हो उनका कोई धर्म नहीं होता, भागवत जी कह रहे हैं ना, मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि जितने मुसलमान हैं वो सारे के सारे हिंदू थे, उनके पूर्वज जी बता दीजिए। तो मोहन भागवत जी कहते हैं ना कि जितने मुसलमान हैं वो सभी, उनके पूर्वज सभी हिंदू हैं। देखिए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। पूर्वज जरूर हिंदू हैं, वो मैं स्पष्ट कर देता हूं, पूर्वज अवश्य हिंदू हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मुसलमान हैं, और जो अफगानिस्तान के हैं, और जिस प्रकार से जहां से ये शुरू हुआ था इस्लाम धर्म, तो वहां के जो लोग हैं, इस्लाम कोई बहुत पुराना धर्म नहीं है, इस्लाम कोई बहुत पुराना मजहब नहीं है। आपको भी मालूम है उसका इतिहास, और सबसे पुराना धर्म इस्लाम पर चर्चा नहीं कर रहे थे। आप सभी ने जो आज के यूपी गैंगस्टर्स का जो गेम ओवर था उस पर आप सभी लोग जुड़े, और आपने अपने विचार रखे, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी कि गैंगस्टर्स का सफाया ऐसे इसी तरह से होते रहना चाहिए, और सरकारों को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के वर्तमान युग में जहां दुनिया डिजिटल हो रही है, और ऐसे में लोग कट्टे और बंदूकों से अगर खेलेंगे, खून बहाएंगे, तो ऐसे में हम विकास कहाँ कर पाएंगे। क्योंकि आज जो है अगर चिंता करनी चाहिए तो जनसंख्या नियंत्रण पर करनी चाहिए, देश के विकास में बढ़ने की बातचीत होनी चाहिए। और ऐसे में जो है अगर कुछ लोग जो है जो समाज में गंदगी बने हुए हैं उनको साफ करने की पहल होनी चाहिए। तो आप सभी का एक बार से फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, जय श्री राम।